Let's talk about the right way to read NCRTs. Last week, I met a student preparing for civil services exam, thinking of writing this year's prelims, and I asked him कि भाई अभी बताओ मुझे पिछले 7-8 महीने में क्या क्या कवर किया है. And he gave me an entire tour of what he had studied, and I was surprised to see. And unfortunately, majority of the students are doing the same. कि 5-6 महीने खाली एनसीईआरटीज पढ़ने में लगा दिए, बहुत ज़्यादा और किताबें नहीं पढ़ पाया. एक आध और बुक स्पेक्ट्रम जैसे उठा ली, वो कवर कर ली, बट नॉट मैनी अदर बुक्स अदर देन एनसीईआरटीज. मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा यार, जिस किताब में एक महीना या जिन पूरे सेट ऑफ बुक्स में 1 महीना 1.5 महीना लगना चाहिए, उसमें स्टूडेंट्स पूरा साल या 6 महीना 7 महीना लगाते रहे. इफ़ यू स्टार्टिंग इन कॉलेज एंड देन प्रिपेयरिंग तो ठीक है, कॉलेज के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे तो 1-1.5 साल में या फिर 6 महीने में आपने एनसीईआरटीज कवर की. बट अगर यार कॉलेज में नहीं हो, ऑलरेडी कॉलेज पास आउट हो गए हो, अब 1 साल में तैयारी करके एग्जाम देना है, उस 1 साल में से इफ़ यू स्पेंडिंग 6 months ऑन जस्ट कवरिंग एनसीईआरटीज, देन यू आर ऑलरेडी बिहाइंड द रेस बाय अ वेरी बिग मार्जिन. तो आपको 1 साल और चाहिएगा आप तैयारी करने के लिए, एग्जाम में कॉम्पिटिटिवली बैठने के लिए और क्लियर करने के लिए. तो मुझे वहां से एक आइडिया आया कि यार वाई डोंट आई टॉक अबाउट द राइट वे टू कवर एनसीईआरटीज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, बिकॉज इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. इतना टाइम अगर लग रहा है तो देर इज सम एरर दैट वी आर मेकिंग इन वाइल रीडिंग एनसीईआरटीज. कुछ ना कुछ हम गलती कर रहे हैं. लेट्स ट्राई एंड फिगर दैट आउट, लेट्स ट्राई एंड प्लग और क्लोज दैट गैप, क्लोज दैट होल बिफोर इट बिकम सो बिग कि आपको एनसीईआरटीज पढ़ने में 1-1 साल लग रहा है. दैट शुड नॉट बी हैपनिंग. तो इसीलिए टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द राइट वे टू कवर एनसीईआरटीज. इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले कि एनसीईआरटीज पढ़ना क्यों जरूरी है, व्हाई रीड एनसीईआरटीज एट ऑल. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट वगैरह के लिए अलग सेशन कर सकते हैं, बट व्हाई रीड एनसीईआरटीज एट ऑल, एंड इफ यू रीड इट एंड व्हेन यू रीड इट देन हाउ डू यू रीड इट, व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ रीडिंग द एनसीईआरटीज. ये पूरे एक्सप्लेनेशन के दौरान आई विल ऑल्सो बी टेकिंग यू थ्रू सम एनसीईआरटीज ऑफ इकोनॉमी दैट राइट नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू अगेन एंड मेकिंग सम नोट्स. तो उसके थ्रू मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स देके समझा भी पाऊंगा कि इस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है. वेर एवर नीड अराइजेस आई विल जस्ट पिक अप दैट एनसीईआरटी. स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ भी करने से पहले पता होना चाहिए क्यों कर रहे हो, अदरवाइज द सेंस ऑफ पर्पस इज लॉस्ट. And when that is lost, then automatically you're just going through things. You're not using a lot of whatever you're reading. You're not applying a lot of whatever you're reading. You're not able to retain a lot of whatever you're reading. तो इसीलिए पता होना जरूरी है कि क्यों पढ़ रहे हो, यही किताब क्यों पढ़ रहे हो. So why read NCERTs needs to be very clear. The first reason is basics. It's very important to understand the importance of this reason कि आप अगर कोई भी और बुक उठाओगे अदर देन एनसीईआरटीज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ लिटिल एडवांस लेवल. आई एम नॉट सेइंग दैट दैट एडवांस लेवल इज टू एडवांस्ड. आपने अगर एनसीईआरटीज ढंग से पढ़ी हैं अपने स्कूल डेज में, देन दोज एडवांस बुक्स विल नॉट फील वेरी एडवांस, कवर कर पाओगे. बट द रियलिटी इज दैट मेजॉरिटी ऑफ अस डोंट रिमेंबर वट एवर वी रेड इन आर स्कूल डेज, स्पेशली 6th 7th 8th 9th 10th 11th. बहुत पुरानी बात हो गई, इसीलिए याद नहीं रहता है. और स्कूल में और कॉलेज की पढ़ाई में बड़ा डिफरेंस है, मेजर गैप है. इसीलिए जब कॉलेज में आके वट एवर यू आर रीडिंग, ऑटोमेटिकली यू मूविंग अवे फ्रॉम योर स्कूल प्रिपरेशन, योर स्कूल स्टडीज. यू मूविंग अवे फ्रॉम द वे यू यूज टू रीड इन स्कूल. और जब वो होता है तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉल इट इमीडिएटली. इसीलिए एडवांस बुक्स उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. दैट इज द रीजन. नाउ इफ यू हैव बीन अ स्टूडियस स्टूडेंट इन स्कूल and at the same time मेधावी टाइप रहे थे, and at the same time you remember a lot of what you read in school, you were not just memorizing things and using them in the exam, you were actually understanding things. इस तरह के एक स्टूडेंट थे अगर स्कूल में and you know it better, तो फिर एनसीईआरटीज में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. एक बार स्किप कर लिया 15-20 दिन में भी कर पाओगे. बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है या फिर याद नहीं है, देन एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स टू कवर एंड रिमेंबर, recall the basics once again. Now, because you're focusing on the basics, this also gives us a very valid reason, because these are basics जो कि शायद डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आएंगे. डायरेक्टली आएंगे तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे. दैट इज वाई यू शुड नॉट बी स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इट, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द बेसिक्स एंड व्हाट यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट.
जब डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है तो क्यों बहुत ज़्यादा टाइम लगाना, तो 6 महीने लगाने का कोई पॉइंट नहीं रहता है। बेसिक्स कवर होने चाहिए, बट ऐसा नहीं कि बेसिक्स में आपने 6 महीने, 1 साल में से 6 महीना लगा दिया, बिकॉज वहां से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। तो ये भी हमें एक आइडिया देता है कि यार बेसिक्स कवर करने, इसीलिए दैट इज वाई वी कांट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट। नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू गेट रेडी फॉर एडवांस बुक्स, दैट इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट पॉइंट, बट थोड़ा सा अलग ये है कि बहुत सारी एडवांस बुक्स हैं जो बहुत मुश्किल लगेंगी कवर करने में इफ़ यू आर नॉट डन विद द बेसिक्स इन द राइट वे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की कोई एडवांस बुक उठाओगे या फिर कोई कोर्स उठाओगे, समझ नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से डेप्थ में डिटेल में कवर किया हुआ उनमें। वही पढ़ लोगे तो आपको एडवांस बुक्स मेजॉरिटी समझ आ जाएंगी। इकोनॉमी की एडवांस बुक्स, क्योंकि हम इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी नॉर्मली स्कूल में पढ़ाया जाता है, बट उतना अच्छे से नहीं पढ़ते, बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, उतनी मेच्योरिटी भी नहीं होती तब तक। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी शायद अच्छे से समझ ना आए एडवांस बुक से, अगर बेसिक्स या एनसीईआरटीज नहीं पढ़े हैं। सो दे मेक यू गेट रेडी फॉर दीज एडवांस बुक्स, और ये एडवांस बुक्स पल्ले नहीं पड़ेंगी जब तक ये बेसिक्स बुक्स को कवर नहीं करोगे। थर्ड पॉइंट, वाई रीड एनसीईआरटीज एट ऑल। जो स्ट्रक्चर होता है सारे जीएस पेपर्स का, मेजॉरिटी जीएस पेपर्स का, एथिक्स वगैरह हटा देते हैं, वो स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है वंस यू डन विद एनसीईआरटीज इन द राइट वे। और ये फिर कनेक्ट करेगा हमारे दूसरे डिस्कशन से, हाउ टू रीड एनसीईआरटीज। वंस दैट स्ट्रक्चर इज क्लियर, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स very easy for you to understand how GS general studies all the 4 papers are structured। वो समझ आ जाता है। जब वो समझ आ जाता है तो कोई आपका बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई आपको बोल नहीं सकता ये कर लो ये मत करो। सी, इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इज वन थिंग एंड मिस प्रेप इज अनदर थिंग, एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस। मिस प्रेप में चले जाते हैं वो, बिकॉज मिस गाइडेंस होती है, गलत गाइडेंस की वजह से गलत प्रिपरेशन की डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो बहुत सारा टाइम वहां पर वेस्ट हो जाता है। माई ऑब्जेक्टिव एंड दी ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर कि आप कम टाइम में सही डायरेक्शन में जाके सही चीज़ें पढ़ पाओ, जिस सो दैट you can achieve your potential, your capability, you can realize your true potential, true capabilities. That is my objective. ओके, कमिंग बैक, अगर आपको सारे जीएस पेपर्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स मच ईजियर फॉर यू टू सेल थ्रू द एग्जामिनेशन, सेल थ्रू मेंस पेपर, सेल थ्रू मेंस सिलेबस। तो आपको मेंस का सिलेबस ही समझ आने लगेगा जब आपको एनसीईआरटीज का स्ट्रक्चर समझ आने लगेगा। जब तक एनसीईआरटीज नहीं पढ़ोगे वो स्ट्रक्चर शायद उतना क्लियर नहीं होगा, वो क्लियर नहीं होगा तो आपको जीएस का सिलेबस क्लियर नहीं होगा। पढ़ लिया, याद कर लिया, बट क्लियर नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। सो दिस इज अनदर एरिया वेयर एनसीईआरटीज हेल्प यू अ लॉट। और ये और एडवांस बुक्स कभी कभी नहीं कर पाती हैं, बिकॉज इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, आप उन किताबों में ही खो जाते हो, आप स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हो। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, एंड दिस आई बिलीव ये डिफाइनिंग मोमेंट है। देखो, कुछ भी नया सीखोगे उसमें एक डिफाइनिंग पॉइंट्स होते हैं और सारे पॉइंट्स बेसिक पॉइंट्स होते हैं। जिस स्टूडेंट ने ये डिफाइनिंग पॉइंट समझ लिया, उसका अगले साल सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट तय है, कंफर्म्ड है। क्यों? क्योंकि 99.9% स्टूडेंट्स ये नहीं कर रहे हैं, और जो लोग कर ले रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। अब ये है क्या? हर एनसीईआरटी के हर चैप्टर के पीछे आपको एक एक्सरसाइज सेक्शन मिलता है, जहां पे देर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच आर वेरी इजी एंड कॉन्सेप्चुअल इन नेचर, एंड देन देर आर आंसर राइटिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट देर आर सम क्वेश्चंस जिसमें आपको एक सेंटेंस में आंसर लिखना है, देन देर आर सम क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू राइट इन वन पैराग्राफ, देन देर आर सम क्वेश्चंस वेयर यू राइट इन वन पेज। When I was preparing for civil services back in 2012, 2013, I also had a look at those questions and I got scared, यार ये कौन लिखेगा, ये तो समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो, घबराहट होने लगती है, आई डोंट नो हाउ टू राइट दिस। क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउ इज इट मेजर्ड, वेरी सिंपल, बट अब मैं फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे स्ट्रक्चर करूँ। मैं छोड़ो छोड़ो आगे चलते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। That is what majority of us are doing. That is why I said 99.9% students are doing this, because जो एंजाइटी वहां से होती है, उस एंजाइटी को हटाने के लिए हम उसको ही स्किप कर देते हैं। दिस इज योर बेस, दिस इज योर प्लेटफॉर्म। वहां पे जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उनको लिखो, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो, एक नोटबुक बनाओ, या फिर ऑनलाइन लिखोगे तो बेटर है, ऑनलाइन एक सेक्शन बनाओ,
एक ऑनलाइन नोटबुक के थ्रू, वन नोट वगैरह के थ्रू, और वहाँ पे हर चैप्टर का स्ट्रक्चर बना के हर चैप्टर में एक अलग पेज बनाओ और उस पेज में वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लिखो। खुद लिखोगे जब, ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज होगा पूरी एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आपकी राइटिंग स्किल इतनी इंप्रूव हो गई और क्लैरिटी इतनी इंप्रूव हो गई कि अब एडवांस बुक जब पढ़ने जा रहा हूँ तो बहुत आसान लग रही है, क्योंकि एडवांस बुक्स के हर चैप्टर के एंड में आपको ये एक्सरसाइजेस नहीं मिलेंगी, नंबर वन। सेकेंडली, मार्केट से क्वेश्चंस उठाओगे आंसर राइटिंग के लिए, वो बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर्स भी मिक्स होंगे, मल्टीपल चैप्टर्स का एक क्वेश्चन, यू डोंट नो कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, तो आप वेट करते रहोगे कि यार मैं पहले पूरा सिलेबस पढ़ लूं, देन आई स्टार्ट राइटिंग। I'm very sure a lot of you are already doing this right now, waiting for your syllabus to end so that you can start writing. ये सबसे बड़ा एरर है जो हम लोग करते हैं, और एनसीईआरटी उस एरर से हमें बचाता है, क्योंकि वो फर्स्ट डे से हमारी आदत डालता है कि आपके हर चैप्टर के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स लिखो, ज़्यादा ही है उनको चैट जीपीटी पे डाल के चेक कर लो, इवेल्युएट कर लो कि कितना अच्छा है कितना खराब लिखा है, दैट्स इट। और वो आपकी रिपोजिटरी भी हो गई जो एग्जाम से पहले या फिर जब एडवांस बुक्स पढ़ोगे तो बहुत काम आएगी। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई यू शुड बी रीडिंग एनसीईआरटी। ओके, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और ये मेजर पॉइंट आपको डिफाइन करेगा कि आपकी फ्यूचर की स्टडीज कैसी होने वाली हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड एरिया पे, जो कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट बी वेटिंग कि ये कब डिस्कशन होगा, राइट वे टू कवर एनसीईआरटीज। सही तरीका क्या है, इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से ना स्टार्ट करके। नीचे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डाला है, नंबर वन, वॉच वीडियो सीरीज और कोर्सेज ऑन एनसीईआरटीज एंड मेक वेरी शॉर्ट नोट्स। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमने सबसे पहले जो पॉइंट लिया था कि यार 6 महीने लग रहे हैं सारी एनसीईआरटीज कवर करने में। आप खुद कितना ही एफर्ट लगा लो, वो 6 महीने को 1.5 महीने 2 महीने में कंप्रेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर स्टिल इन दैट लर्निंग कर्व कि मुझे यार ये सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है, मुझे नहीं पता कि इन एनसीईआरटीज में इंपॉर्टेंट क्या है, अनइम्पॉर्टेंट क्या है, सो आई माइट एज वेल ट्राई टू रीड एवरीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और उस प्रोसेस में वेर यू डोंट नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज तुमने एग्जाम नहीं लिखा है अभी तक, आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हो। इसीलिए, और आजकल ये एडवांटेज है कि यूट्यूब पे या फिर पेड बहुत छोटे छोटे वीडियो कोर्सेज आपको मिलेंगे। वाई नॉट टेक दोज कोर्सेज, टेक दैट एडवांटेज कि यार 6 महीने की जगह 2 महीने में कवर कर लेता हूँ, 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार का वीडियो कोर्स है, अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी उठा लिया। अच्छा देखो, ये देखो टीचर कौन है, किस तरह से पढ़ा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा कोर्स कोई उठाओ और उस कोर्स के थ्रू एनसीईआरटी जल्दी कवर करो। Now, when you are watching these videos and covering through these video sources, it's very important to make very short notes. One liner short notes chapter wise बनाने ज़रूरी हैं। इन्हीं short notes को बाद में expand करोगे जब एडवांस बुक्स पढ़ोगे। वही चैप्टर का स्ट्रक्चर बन गया आपका, उस चैप्टर के स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करोगे, उस चैप्टर के स्ट्रक्चर में ऐड ऑन कर सकते हो। लेट्स से मैंने एनसीईआरटीज इकोनॉमी की पढ़ी, टोटल 15 चैप्टर मुझे मिले, तो 15 चैप्टर का मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब मैंने एडवांस बुक पढ़नी शुरू करी तो 16th चैप्टर एक और मिल गया, लेट्स से सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17th चैप्टर लेट्स से एक और मिल गया, फॉर एग्जांपल डेमोग्राफी डिस्कस नहीं था एनसीईआरटी में। ऐसे करके बहुत सारे नए चैप्टर्स ऐड ऑन होंगे तो वो 30-35 बन जाएंगे। बट अभी हुआ क्या, एनसीईआरटी से मेरे 15 चैप्टर के बेसिक्स के शॉर्ट नोट्स बन गए। अब मुझे नाउ आई डोंट हैव टू पिक अप एनसीईआरटी अगेन, मुझे पता है इन शॉर्ट नोट्स में जो मेन पॉइंट्स थे एनसीईआरटीज के वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। नाउ शॉर्ट नोट मेकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट एंड अ स्किल जो धीरे धीरे आती है, तो हो सकता है वहाँ पे ट्रायल एंड एरर थोड़ा हो। मैं ट्राई करूंगा ऊपर जो बताऊंगा उसमें शॉर्ट नोट्स पे थोड़ा फोकस करने का। सो सर्च फॉर गुड कोर्सेज ऑन एनसीईआरटीज एंड सेव योर टाइम, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। 6 महीना स्पेंड करने का कोई पॉइंट नहीं है, 1.5-2 महीने में खत्म करो उसको, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालो और उनको नोट्स बनाओ, जिससे कि यू डोंट हैव टू गो बैक टू एनसीईआरटीज अगेन और फिर एडवांस बुक्स की तरफ जाओ। दैट इज माई पॉइंट। सेकेंड नंबर, सॉल्व ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, वाई रीड एनसीईआरटीज, बट द राइट वे ऑफ राइटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स सॉल्विंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ एक, जिससे कि समझ आ जाए। तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी है ये, लेट्स से मैंने चैप्टर 7, एक चैप्टर है एनसीईआरटी में 11th में, उसका नाम है, चैप्टर का नाम ही है इंडियन इकोनॉमी। अब मैंने क्या किया है देखो, इसके जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, हर चैप्टर में टोटल 18 क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए हुए हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ लिख के डाले हुए हैं अलग अलग पीडीएफ फाइल बना के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है।
एनी टू फीचर्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं फीचर्स डेवलप्ड इकोनॉमी के? तो हाई पर कैपिटा इनकम होती है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है। शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज। देन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूएबल, कैन बी नॉन रिन्यूएबल। बिल्कुल बेसिक आंसर जो आप स्कूल में जिस तरह से लिखा करते थे उस तरह से लिखना है। यू टू गेट यूज टू दैट स्किल ऑफ गोइंग बैक टू द बेसिक्स वंस अगेन। एंड बिलीव मी, टॉपर्स के आंसर्स देखोगे ऐसे ही है, बिल्कुल बेसिक, ऐसा नहीं है कुछ हाईफाई नहीं फोड़ा है उन लोगों ने। प्रेजेंटेशन अच्छी करी है थ्रू फ्लो चार्ट्स एंड एवरीथिंग, मैपिंग की हुई है और बेसिक पॉइंट्स डाले हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये बेसिक्स की आंसर की आदत आपको यहीं से शुरू होगी लगनी। अदरवाइज सोचते रहोगे यार यूपीएससी का एग्जाम है, बड़ा हैफै कुछ लिखना होगा, जब समझ आ जाएगा तब सब कुछ तब लिखूंगा, और उसके चक्कर में कभी नहीं लिख पाते हो, या जब लिखते हो तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। ओके, समझ आ गया ये पॉइंट? सो सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर जिस तरह से मैंने दिखाया, आंसर राइटिंग करो। थर्ड पॉइंट नंबर 3, द राइट वे, फॉरगेट फैक्ट्स, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। अब मैंने बहुत सारे एनसीईआरटीज की समरीज देखी ऑनलाइन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि लोग क्या दे रहे हैं, और मैंने देखा यार क्योंकि हर कोई सब कुछ कवर करना चाहता है, यू डोंट वांट टू लीव एनीथिंग, यू एंड अप कवरिंग अ लॉट ऑफ ट्रैश ऑल्सो। कूड़ा भी इकट्ठा करना शुरू कर दो। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना घर में कूड़ा इकट्ठा करके रखने की, पता है कि ये कभी यूज नहीं करूंगा मैं अगले 10 साल भी, लेकिन फिर भी डर लगता है कि इसको फेंक दिया और कल जरूरत पड़ गई तो क्या करना, फिर से खरीदना पड़ेगा। सो इन दैट फियर यू एंड अप होर्डिंग अ लॉट ऑफ स्टफ। तो होल्डर मत बनो जिंदगी में, स्पेशली इस एग्जाम में। ऐसे ही यहाँ पर आपको एनसीईआरटीज में बहुत सारे फैक्ट्स दिखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे, बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। अब वो स्टोरी यार 6th 7th 10th 11th के बच्चे के लिए बनी है, क्योंकि दे वॉन्ट हिम टू अंडरस्टैंड, हिम और हर टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल वे। तुम्हें समझ आ रहा है बिना स्टोरी के, तो क्यों स्टोरी को याद करके बैठे हो? आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दैट। वो स्टोरी भी याद कर रहे हैं, एग्जाम्पल भी याद कर रहे हैं, फैक्ट्स भी रटे जा रहे हैं, पुराने फैक्ट्स हैं उनको रटे जा रहे हैं बैठ के, कोई पॉइंट नहीं है उनका। सो फॉरगेट फैक्ट्स, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स इन एनसीईआरटी। फैक्ट्स याद करने के लिए बहुत समय मिलेगा, बहुत सारे सोर्सेज भी मिलेंगे। अभी के लिए एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट उठाओ। पॉइंट नंबर 4, गूगल कॉन्सेप्ट्स यू कांट अंडरस्टैंड। डोंट ट्राई एंड गेट स्टक अप ऑन एनसीईआरटी सो मच कि तुम बिल्कुल प्रिमिटिव एज में, केव एज में चले जाओ कि यार मैं तो एक जानवर हूं जिसको ये किताब दी है बस यही पढ़नी है बैठ के। वैसा मत करो प्लीज, अपने साथ अपने आप को टॉर्चर मत करो। कम बैक टू द रियलिटी। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से टॉपिक उठाया, टॉपिक पढ़ा, समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया, आधा अधूरा समझ आया, गूगल करो, चैट जीपीटी करो। कीप यूजिंग गूगल एंड एनसीईआरटी साइमल्टेनियसली एंड कीप मेकिंग वेरी शॉर्ट नोट्स। बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे स्ट्रगल करोगे बाद में, क्योंकि एनसीईआरटी 3-4 महीने बाद फिर भूल जाओगे, फिर दोबारा पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें नई हो, न्यू फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो भूल जाओगे, नॉर्मल सी बात है, फिर से पढ़नी पड़ेगी। सो गूगल कॉन्सेप्ट्स यू कांट अंडरस्टैंड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ गूगलिंग एंड मेक यूज ऑफ दैट गूगल। 5-10 मिनट लगाओ गूगल करके, बेसिक समझो उसका, नोट बनाओ छोटा सा, आगे बढ़ो, दैट्स इट। Yes, one of the most important points है पॉइंट नंबर 5। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट्स, आई कॉल इट स्किमिंग। अब स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप एडवांस बुक्स में जाओगे तो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, तो किताबों में खो जाओगे। यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि एनसीईआरटीज पढ़ने लगते एनसीईआरटी में खो जाते हैं, समझ नहीं आता मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या, व्हाट एम आई गेनिंग आउट ऑफ इट। द सोल्यूशन टू दैट इज टू स्किम। मतलब पहले पूरी एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर समझो, वो एग्जैक्टली पूरी एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है वो समझो। हाउ डू यू डू दैट? टेबल ऑफ कंटेंट देखो, हर एक चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है वो देखो, और एक मेंटल स्ट्रक्चर बनाओ कि यार इस एनसीईआरटी में ब्रॉडली मुझे ये चीज़ें कवर करनी है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 12th की एनसीईआरटी खोलते हैं। 12th की एनसीईआरटी में पेज नंबर लेट्स से 4 पे जाते हैं। यहाँ पर पूरा टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। अब मैं स्किम कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये ब्रीफ टेबल ऑफ कंटेंट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैक्रो, तो मैंने समझा अच्छा हाँ यार मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ होता है, मुझे शायद नहीं पता है, गूगल करके देख लेता हूँ, एनसीईआरटी में नहीं घुसूंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है वो गूगल कर लेता हूँ, विकीपीडिया पे पढ़ लेता हूँ ब्रीफली, इसका इंट्रो देने वाला है। फिर नेशनल इनकम, मुझे ये भी नहीं पता, याद नहीं है नेशनल इनकम क्या होता है, गूगल कर लेता हूँ। लेट्स स्पेंड 5 मिनट्स एंड अंडरस्टैंड नेशनल इनकम में एग्जैक्टली आता क्या है। थ्योरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, मतलब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या क्या थ्योरीज हैं, इनकम के ऊपर क्या क्या थ्योरीज हैं।
ये शायद बताएगा ये, क्योंकि नेशनल इनकम में जब मैंने पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ नेशनल इनकम में एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए शायद उसकी थ्योरीज ये कुछ डिस्कस करेगा। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मुझे नहीं पढ़ना है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, अब मुझे नहीं पता मॉनेटरी इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैंने गूगल किया, मुझे रियलाइज हुआ जो भी बैंकिंग सिस्टम में होता है, जो भी आरबीआई करता है, सेंट्रल बैंक करता है, उसको हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये तो मुझे पता ही नहीं था, अब ये मुझे समझ आ गया बेसिक की मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में अच्छा आरबीआई वगैरह की बात होगी, बैंकिंग की बात होगी। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग, अब बैंकिंग के शायद और डेप्थ में जाएगा ये थोड़ा बहुत। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अब मुझे नहीं पता इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैंने गूगल किया, मुझे रियलाइज हुआ अच्छा फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज रेट, ये सब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने स्किम किया है। सबसे पहले स्किम करने के लिए मैंने टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ किया। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करके एक मेंटल स्ट्रक्चर बनाओ कि इस पूरी किताब में आप क्या पढ़ने वाले हो। यहाँ पे गूगल का यूज़ कर सकते हो, चाहो तो एनसीईआरटी के टॉपिक्स देख के भी समझने की कोशिश कर सकते हो। सेकेंड, गूगल टेबल ऑफ कंटेंट एंड रीड, ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम कमिंग बैक टू क्वेश्चंस एंड आंसर्स बिकॉज आई नो मैंने आपको 2 बार बता दिया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स आलस में नहीं करेंगे, इसलिए मैं तीसरी बार फिर से बता रहा हूँ। एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स फर्स्ट एंड चैप्टर रीडिंग लेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इससे होता क्या है कि जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं आता, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है यार बेसिक बेसिक पता है, इतना डम भी नहीं हूँ मैं, आता है मुझे ठीक ठाक। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। या फिर ये पता लगता है कि हाँ यार मुझे लगता था नहीं आता और एक्चुअल में आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। स्पेंड टाइम ऑन क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यार मुझे लगता था आता है और एक्चुअली जब एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो रियलाइज हो रहा है कि आई प्रॉब्ली नो इट बट आई डोंट नो हाउ टू राइट इट, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, एक्सप्रेशन बड़ा वीक है, लिखने की आदत नहीं रही। That is what it does. It gives you a reality check of where do you stand. And that reality check is the most important because यहाँ पर आपको पास नहीं करना है एग्जाम, यहाँ पे आपको क्रैक करना है एग्जाम। यहाँ पे आपके 50, 60, 70% आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम निकल गया आगे बढ़ो, यहाँ पे आपको 99.9% स्टूडेंट्स के बियॉन्ड जाना है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फेल, आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट अमंग्स देम। इसीलिए थोड़ा सा एटीट्यूड में डिफरेंस ज़रूरी है, रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए मैं कहाँ खड़ा हूँ, पता होना चाहिए मेरी रियलिटी क्या है, मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। द्वंद्व में रहोगे, एजम्पशंस बना के रहोगे, यू माइट बी हैप्पी राइट नाउ बट अल्टीमेटली एग्जाम तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए एक्सरसाइजेस को करो और एक्चुअल एनसीईआरटी उठाने से पहले इनको एक बार देख लो। प्रॉपरली करने की जरूरत नहीं है, आधा घंटा एक एक चैप्टर पे लगाओ, पहले अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी स्टार्ट करो, जो मैंने नीचे बताया सोर्सेज वीडियो कोर्सेज वगैरह के थ्रू एनसीईआरटी स्टार्ट करो, फिर स्पीड अप करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट नंबर 6, नो नीड टू फोकस ऑन स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स, ये मैंने आपको बताया था पहले लेकिन फिर से लिख रहा हूं कि स्टोरीज एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिलेंगे एनसीईआरटीज में, फैक्ट्स बहुत सारे मिलेंगे एनसीईआरटीज में, बहुत सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इसलिए रीड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एंड देन फॉरगेट द रिमेनिंग थिंग्स। पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट है उसको समझो, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो और बाकी चीजें भूल जाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज वे द वीडियो कोर्सेज ऑल्सो हेल्प यू। अगर कोई अच्छा कोर्स आपको मिलता है वो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे, क्योंकि वो यही बताता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको साइड रखते हैं, दैट इज व्हाट इट डज। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई एम वेरी श्योर समझ आ गया होगा अब तक कि एनसीईआरटीज किस तरह से पढ़नी है, क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना, एंड व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट देन व्हाट प्रोसेस डू यू फॉलो टू रीड इट। कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं ट्राई करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकूं, आंसर कर सकूं। कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू अगेन वेरी सून, बाय बाय, जय हिंद।